महंगे टमाटर की चटनी। दीपाली, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? जी ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, 500 का नोट नहीं चाहिए बाबा, वो तो मेरे पास भी है, लेकिन मेट्रो में जाने के लिए मेरे पास चेंज नहीं है। ओह अच्छा, ये लीजिए 20 रुपए। 20 रुपए? दीपाली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें कुछ होश भी है? तुम क्या कह रही हो? 50 का नोट देकर उसे 20 का कह रही हो? ओह सॉरी, वो जल्दबाजी में निकल गया। तुम्हारी यही लापरवाही ना किसी दिन तुम्हें नुकसान में डाल देगी। ऐसा कहकर कविश काम पर चला जाता है। कमाल है, इनको तो बस बहाना चाहिए दो बातें सुनाने का। अरे क्या हो क्या अगर गलती से 50 के नोट को 20 का बोल दिया। ऐसा कहकर दीपाली भी घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। तभी उसकी सास अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, दीपाली बहू, दूध वाला आया होगा, ये तकिए के नीचे पैसे रखे हैं, उसमें से 2000 उसे दे दे। ठीक है मम्मी जी। लेकिन दीपाली जल्दबाजी में ज्यादा पैसे उठा लेती है और गोपाल यानी कि दूध वाले को देकर आ जाती है। ये लो भैया, और हाँ आजकल ना दूध थोड़ा पतला आ रहा है, अगर कुछ भी घपला किया ना तो पैसे काट लूंगी। अरे मैडम जी, लेकिन वो। हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ, अब कहोगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही से दूध देता हूँ। बस बस बस, अब और बातें नहीं सुननी मुझे। अरे मैडम जी, आजकल ठंड का मौसम आ रहा है, इसीलिए दूध थोड़ा ऐसा आ रहा है, और ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं मैडम जी, दाम तो वही है, लेकिन आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। 2000 का बिल है, आपने 2500 दे दिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। लेकिन ये देख उसकी सास शकुंतला देवी भी उससे कहती है, बहू ये क्या बात हुई, तूने उसे देखकर पैसे नहीं दिए क्या? अरे पैसों को लेकर तू ये लापरवाही करना कब बंद करेगी? ओफो, ये सारा घर तो बस मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, जिसे देखो बस सुनाने का मौका ढूंढता रहता है। दीपाली बड़बड़ाते हुए फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। फिर एक रोज, कविश बेटा, बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है अपनी गीतांजलि के लिए। मैं तो कहती हूँ कि संडे को ही लड़के वालों को बुला लेते हैं। अगर अपनी गीतांजलि उन्हें पसंद आ गई ना तो गीतांजलि के हाथ पीले हो जाएंगे। वैसे भी इसकी सब सहेलियों के तो हो गए, अब इकलौती यही बची है। हाँ मम्मी, तुम ठीक कहती हो, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ। और दीपाली, तुम गीतांजलि के साथ जाकर इसके लिए अच्छा सा सूट दिलवा देना। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इसके साथ मार्केट जाकर आती हूँ। हाँ चली जाना, लेकिन गीतांजलि बेटा पैसे तू अपने हाथ से ही देना, नहीं तो अपनी भाभी को तो तू जानती है, वो 2000 वाले सूट के 3000 देकर आ जाएगी। मम्मी जी, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, अच्छे से गिनकर पैसे दूंगी उसे। लेकिन अगले दिन जब वो बाजार जाने लगती है तो सास पैसे गीतांजलि के हाथ में ही देती है। फिर दोनों ननद भाभी मार्केट शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और 3 घंटे बाद शॉपिंग करके घर लौटती हैं। संडे वाले दिन लड़के वाले आते हैं और गीतांजलि को पसंद कर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब उनकी शादी तय हो जाती है और महीने भर बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही शादी को हफ्ता भर बाकी था। शकुंतला घर के कामकाज में बिजी थी। फिर एक रोज, दीपाली बहू, ऐसा कर बाजार जाकर 8-10 किलो टमाटर ले आ, टमाटर की चटनी बनाने के लिए। अब शादी ब्याह की तैयारियों में तो मैं थक ही गई हूँ, मेरे घुटने दुखने लगे हैं। एक काम कर, तू ही जाकर ले आ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन पैसे? अरे हाँ हाँ, वो मेरी अलमारी में शादी वाला पर्स रखा है जिसमें पैसे रखे, उसी को ले जा। और सुन, टमाटर सही से छांटना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन सुन, पैसे संभाल कर देना, पिछली बार की तरह ज्यादा मत थमा देना। अरे मम्मी जी, इस बार तो मैं ध्यान रखूंगी। फिर दीपाली थैला लेकर सब्जी मंडी पहुंची। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो। अरे 30 रुपए किलो लगा लो, 10 किलो ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, रेट तो वही लगेगा। फिर दीपाली दूसरे सब्जी वाले के पास जाती है। टमाटर कैसे दिए? चलिए 40 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, तो फिर 10 किलो कर दीजिए। ठीक है मैडम जी। दीपाली टमाटर खरीद ही रही थी कि तभी उसकी सहेली नीतू का फोन आ जाता है। हाँ नीतू, तू शादी में आ रही है ना? देख मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैंने कहा ना तुझे आना है मतलब आना है। ये लीजिए मैडम जी आपके 10 किलो टमाटर। दीपाली वो टमाटर थैले में रख लेती है और बातों ही बातों में जल्दी में उसे पर्स में से 500 की जगह 2000 की गड्डी में से नोट निकाल कर दे देती है और घर की ओर आ जाती है। देख नीतू, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू सबसे पहले आएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है। ले आई बहू टमाटर? जी मम्मी जी, इतने अच्छे टमाटर लाई हूँ कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बता क्या भाव चल रहे हैं? भाव तो एक बढ़ा चढ़ाकर मांग रहा था, कह रहा था 50 से कम नहीं दूंगा, लेकिन फिर मैंने भी उसके महंगे टमाटर नहीं खरीदे, बल्कि मैं तो किसी और से 40 रुपए किलो के भाव से लेकर आई हूँ।
अच्छा अच्छा, ये तो तूने समझदारी दिखाई। ला मुझे पर्स दे और इन टमाटर को अंदर ले जाकर रख दे। अब वो उस पर्स को अपनी सास को दे देती है और खुद रसोई में वो टमाटर रखने चली जाती है। एक बार पैसे गिन ही लेती हूँ। वैसे तो बहू पर भरोसा है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुछ भी कर देती है। ऐसा कहकर शकुंतला देवी अब पर्स में से पैसे गिनने लगती है। हैं? ये क्या? 500 की गड्डी और 100 की गड्डी में तो उतने पैसे हैं जितने मैंने रखे थे, तो फिर ये टमाटर किन पैसों से लाई? एक मिनट, साथ में 2000 की गड्डी भी, एक बार इसे भी गिन लो। शकुंतला देवी ने जैसे ही वो गड्डी गिनी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें 2000 का नोट कम था। इसका मतलब बहू ने इसमें से पैसे दिए हैं, लेकिन बाकी पैसे तो उसने मुझे लौटाए नहीं है। दीपाली बहू। तभी प्रिया वहां जाती है। क्या हुआ मम्मी? जा अपनी भाभी को बुला कर ला। अब प्रिया अपनी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मम्मी आपको बुला रही है। मुझे? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मैं तो चली अपना फेशियल करवाने, आप जाकर सुन लो। दीपाली अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ननद जी कह रही थी आपने मुझे बुलाया। हाँ, ये बता तूने उस टमाटर वाले को पैसे कौन सी गड्डी में से दिए? 100 वाली? नहीं, शायद 500 वाली। हाँ, शायद 500 का नोट। नहीं, वो मैं बताती हूँ। तूने अपनी लापरवाही एक बार फिर दिखा दी और उसे 2000 का नोट पकड़ा कर आ गई, क्योंकि 2000 का नोट इसमें से गायब है। ओह नो मम्मी जी, शिट, अब मुझे याद आया, वो उस वक्त नीतू का फोन आ गया था ना, और मुझे लगता है मैंने उसे 2000 का नोट ही दे दिया। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी पैसे कहाँ हैं जो उसमें से बचे होंगे? बाकी पैसे तो मैं उससे लाना ही भूल गई। सत्यानाश, इस बहू के हवाले घर को कैसे छोड़ दूं? ये तो हमें डुबा कर ही मानेगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाकर उससे बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। दीपाली जल्दी से वापस बाजार की ओर भागती है और उस टमाटर वाले को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, यहीं तो खड़ा था वो ठेले वाला, अब कहाँ चला गया? सुनिए भैया, वो जो यहाँ टमाटर के ठेले वाला खड़ा था वो कहाँ गया, जो 40 रुपए किलो दाम में टमाटर बेच रहा था? बहन जी, यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई नया ठेले वाला आता रहता है, और जैसे ही उसे अच्छी कमाई हो जाती है तो चले जाते हैं सब। क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? अरे नहीं बहन जी, यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई नया आता रहता है। अब हम किस किस के बारे में जानेंगे? दीपाली दुखी होकर घर आ जाती है। क्या हुआ? मिला वो टमाटर वाला? मिला होता तो मेरा चेहरा इतना लटका हुआ होता क्या मम्मी जी? आज का तो दिन ही खराब था। दिन खराब नहीं था, बल्कि तेरी नजरें और दिमाग खराब हो गया है, जो बिना कुछ देखे समझे हर बार दूसरों को ज्यादा पैसे दे देती है। अरे अगर तू ऐसे ही घर चलाएगी ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर होंगे। अब जा और जाकर इन टमाटरों की चटनी बना ले। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। तभी प्रिया वहां आती है। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटी, आज तू महंगे टमाटर की चटनी खाएगी। इतने महंगे टमाटर की तूने क्या, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। हाय मेरे 2000। कुछ देर बाद दीपाली कुछ टमाटर रख देती है और कुछ टमाटर की चटनी बनाकर लाती है, जिसके बाद सास जब भी उस चटनी को खाती तो उसे अपने 2000 के नोट की बार बार याद आ जाती। हाय मेरे 2000 के महंगे टमाटर की चटनी। भैया जरा सामान आराम से उतारना, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए भैया जी, हम आपके फ्लैट में सामान को आराम से रख देंगे। बहुत देर से तेरे हाथ की बढ़िया अदरक वाली चाय का इंतजार कर रही थी। कितना रह गया सामान? सारा ऊपर फ्लैट में रख दिया ना? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नए आए हो लगता है। जी अंकल जी, आज ही आया हूँ, बस सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भी इस एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेटा, वो सामने कोने वाला फ्लैट मेरा है, वहाँ दूध की दुकान है ना, वहीं से दूध लेने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कुछ खरीदना हो तो उस दुकान से ले लिया करो, वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, पनीर सब कुछ मिलता है। जी अंकल, बिल्कुल, थैंक यू अंकल जी। लगता है हमारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट किया है, क्योंकि सामान वहीं आ रहा है। अकेला ही लग रहा है लड़का, कोई साथ नहीं है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? नीचे सब्जी वाला खड़ा हुआ है, एक काम करती हूँ, कटहल ले आती हूँ। कच्चा कच्चा लग रहा है, बढ़िया बन जाएगा। हाँ ठीक है बहू, कटहल ही ले आओ, मेरा भी बहुत मन है कटहल खाने का। आरती नीचे गली में सब्जी वाले से सब्जी लेने चली गई। शोभा उसके उदास चेहरे को ऐसे ही देखते रहती थी। आरती पहले ऐसी नहीं थी, वो हंसती बोलती सबसे खूब बातें करने वाली थी। 7 साल पहले आरती के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद आरती अपने मायके चली गई, क्योंकि उसके माता पिता ने एक और लड़का देखा जिससे आरती की दूसरी शादी कर सके, पर वो लड़का भी गलत था। इसलिए आरती ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसके बाद फिर से आरती अपनी बूढ़ी सास के पास आ गई और तभी से आरती अपनी सास शोभा के साथ रह रही है।
शोभा ने कई बार आरती को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर आरती ने फिर मन नहीं बनाया। ओ सब्जी वाले भैया, कटहल कैसे दिया? आरती की आवाज सुनकर रोहित नाम के उस आदमी की नजर आरती पर गई जो नया नया फ्लैट में आया था। रोहित ने आरती को हाय किया। आरती ने बहुत धीरे से हाय का जवाब दिया। हाय। हाय भैया, आधा किलो कटहल दे दो। कटहल? ये तो मेरी भी फेवरेट सब्जी है। भैया जी, सारा सामान आपके फ्लैट में रखवा दिया है, हमारा हिसाब करो तो हम जाएं, शाम होने वाली है। हाँ देता हूँ। आरती ने कटहल लिया और चुपचाप ऊपर फ्लैट में आ गई। रोहित भी अपने फ्लैट में सामान सेट करने लगा। आरती की रसोई की खिड़की से रोहित की रसोई की खिड़की साफ दिखाई देती थी। आरती रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। अचानक उसकी नजर रोहित की रसोई की खिड़की की तरफ गई। रोहित आटे के डिब्बे को रसोई की ऊपर वाली अलमारी में रख रहा था। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सारा आटा रोहित के मुंह से लेकर कपड़ों पर गिर गया। रोहित ऐसा लग रहा था मानो कोई आटे में भीगा हुआ भूत हो। ये देखकर आरती अपनी रसोई से जोर से हंसी, मानो पहली बार इतने सालों बाद आरती के चेहरे पर हंसी आई हो। रोहित भी उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगा। आरती ने अपनी हंसी को रोका, तभी शोभा आ गई। अरे बहू, हंसना क्यों बंद कर दिया? तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। रोहित बेटा, आरती बता रही है कि तुम्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे सामान सेट करने में, आज रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। थैंक यू आंटी जी, कटहल की सब्जी का नाम सुनकर तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा। मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आरती उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद रोहित खाना खाने के लिए उनके घर आया। आंटी जी, ये फूल आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल पसंद है? बहुत सुंदर गुलदस्ता है। आओ बेटा बैठो। आरती, रोहित के लिए वो आम का पन्ना ले आओ। आरती ज्यादा बात नहीं कर रही थी। शोभा ने रोहित को आरती के बारे में बताया। बस यही कारण है कि आरती उदास रहती है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। आंटी जी, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी हैं, वो ज्यादा मतलब रखते नहीं, बस अकेला हूँ। 2 साल पहले एक लड़की से बात हुई थी, बात सगाई तक पहुंची थी, पर लड़की ने मुझे इसीलिए शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। अब देखिए ना, मैंने अपनी मेहनत से फ्लैट खरीद लिया, धीरे धीरे कार भी खरीद लूंगा। और उस समय लड़की ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने भी सोचा कि शायद शादी करने के लिए मुझे और कमाने की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। तुम मेहनती हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। अरे और कटहल की सब्जी लो ना बेटा। बस आंटी जी, मजा आ गया। आरती जी, आपके हाथ की कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी है। पता है आंटी जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही कटहल की सब्जी बनाती थी। क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? आंटी जी, पापा तो तभी चल बसे थे जब मैं और मेरे भाई छोटे थे। मम्मी अभी 4 साल पहले ही गुजरी हैं। भैया की शादी बाद में हुई है, लव मैरिज थी, इसीलिए उन्होंने अलग फ्लैट ले लिया। बस मैं काफी टाइम से किराए पर था तो सोचा कि अब अपना ही ले लेता हूँ। आंटी जी, डिनर के लिए थैंक यू। अब तो अक्सर ही रोहित और आरती के बीच चलते फिरते बातचीत, नमस्ते, हाय हेलो हो जाती थी। कभी शोभा कोई सामान लेकर आती थी और लिफ्ट बिजी होती थी तो रोहित सीढ़ियों से सामान ऊपर तक ले आता था। धीरे धीरे रोहित सास शोभा को अच्छा लगने लगा और एक दिन शोभा ने रोहित के बारे में आरती से बात की। आरती, मैं चाहूंगी कि तुम जिंदगी को एक मौका और दो। अगर तुम कहो तो मैं रोहित से बात करूं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें मन ही मन पसंद भी करता है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कटहल की सब्जी की तारीफ रोहित ने क्या कर दी, आपको ये लगने लगा कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे मन में रोहित के लिए कुछ है और ना ही रोहित के मन में मेरे लिए कुछ है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं। आरती शोभा को दूध देकर गैलरी में टहलने के लिए आ गई। कहीं ना कहीं शोभा की बातें आरती के मन में चल रही थी। तभी उसने देखा गैलरी में रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहित ने दूर से आरती को देखा और हाथ हिलाकर हाय किया और फिर से फोन पर लग गया। कुछ देर बाद आरती कमरे में आकर सो गई। अगले दिन आरती शोभा से बोली, आप मुझे कह रही थी ना कि रोहित के मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। पता भी है, रात को रोहित अपनी गैलरी में फोन पर किसी से बात कर रहा था। काफी देर तक रोहित ने इतनी देर रात तक किसी से फोन पर बात की। और आधी रात के समय कोई किसी से फोन पर बात क्यों ही करेगा? कोई गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो इतनी देर फोन बिजी रहा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हो सकता है मेरे मन का वहम ही होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों तक रोहित दिखाई नहीं दिया। आरती बार बार उसके फ्लैट की तरफ झांकती तो फ्लैट के बाहर ताला ही दिखाई देता। हिम्मत करके आरती ने नीचे गार्ड से पूछ ही लिया, अरे मोहन, इधर आना। बोलो आरती दीदी, क्या हुआ?
वो जो हमारे सामने फ्लैट में रहते हैं, क्या नाम है उनका? रोहित। वो कहाँ गए हुए हैं? उनके फ्लैट के बाहर कुछ दिन से ताला लगा हुआ है। वो शादी के लिए गए हैं। आरती ने गार्ड के मुंह से बस इतनी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसके मन के किसी कोने में रोहित के लिए हल्की सी जगह बनने लगी थी। पर एक बार फिर आरती का दिल टूटा। वो उदास हो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन आरती को रोहित के फ्लैट से आवाज सुनाई दी, मानो कोई शोर मचा रहा हो। अरे आरती बेटा, देख तो जरा, रोहित किसी मुसीबत में दिखाई दे रहा है, तू जाकर मदद तो कर। रोहित कब आया? जी माँ जी। आरती ने रोहित का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसको अंदर आना है अपने आप आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। आरती को ये सब अटपटा लगा, पर वो रोहित के फ्लैट में घुस गई। रोहित किचन में था और उसके दोनों हाथ चिपके हुए थे। सामने आधा कटा बिखरा हुआ कटहल रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? और आपके दोनों हाथ चिपक क्यों गए? अरे क्या बताऊं आरती जी, दोस्त की शादी में गया था गांव, वहां उसने पेड़ का ताजा कटहल दे दिया, बोला कि मुझे पसंद है तो मैं लेता जाऊं। ले तो आया, पर कटहल काटना कितना मेहनत का काम है ये आज पता चल रहा है। मेरे तो दोनों हाथ ऐसे चिपक गए मानो इस पर गोंद लगा दिए। छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए ना आरती जी, आप दूर से क्या देख रही हैं? घबराओ नहीं, सरसों का तेल कहाँ रखा है? वो सामने बोतल रखी हुई है। आरती ने सरसों का तेल रोहित के हाथों पर छिड़का। अब दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करो। नहीं छूट रहे आरती जी, दोनों हाथ चिपक गए, आप मदद कीजिए ना। आरती ने रोहित के दोनों हाथ छुड़ा दिए। थैंक गॉड, आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाल दिया। वैसे आइडिया अच्छा है, कटहल काटने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लो, पर अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब हो ही नहीं रहा है। आप हटिए, सब्जी मैं बना दूंगी। आरती ने फटाफट से बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। ऐसी सब्जी रोज खाने को मिल जाए तो कसम से मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे आप तो शादी कर रहे हो ना उससे, जिससे रात को फोन पर बातें करते थे, इसीलिए तो आप गए हुए थे। अरे मैंने बताया तो मेरे दोस्त की शादी थी, मेरी शादी होती तो मैं इस बिल्डिंग में सभी को इनवाइट करता, और आप रात में बात करने की बात कह रही हैं। वो तो मेरे बड़े भैया थे, कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लेते थे। दिन में हम लोग बिजी होते हैं, इसीलिए रात में थोड़ी बात कर रहे थे। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। मेरे से बात करनी है, पर किस बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपके हाथों की कटहल की सब्जी पूरी जिंदगी खानी है। रोहित की बात सुनकर आरती शर्मा गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद मनी मन वो भी रोहित को प्यार करने लगी थी। आरती के साथ शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत अच्छा लड़का था। कुछ दिनों बाद पूरी बिल्डिंग के लोगों के सामने रोहित आरती के साथ सगाई करता है, और फिर कुछ दिनों बाद रोहित के किचन में बढ़िया सी कटहल की सब्जी बन रही थी, जो उसकी पत्नी आरती बना रही थी।